बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। असाइनमेंट मॉडल में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है जी आपका ट्रैवलिंग सेलमैन्स प्रॉब्लम। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका जो टॉपिक है आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें देखा गया है स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। ये लास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम असल में है क्या। ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास कुछ सिटीज़ हैं, ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ABCD E, ये 5 सिटीज़ हैं, ABCD E। एक सेलमैन है, वो किसी एक सिटी से स्टार्ट करता है। किस सिटी से स्टार्ट करना है? वो A से भी स्टार्ट कर सकता है, B से भी स्टार्ट कर सकता है, एनीवन से स्टार्ट कर सकता है। वो जिस सिटी से स्टार्ट करना है उसी सिटी पर दोबारा आपने वापस आना है, ठीक है। जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है उसी पॉइंट पर आपने दोबारा वापस आना है। दूसरी बात, ये जो विज़िट उसने किया है, पूरी साइकिल कंप्लीट की है एक सिटी से दोबारा उसी सिटी में आने में, ठीक है। उसमें एक कंडीशन ये है कि एक तो वो हर सिटी में विज़िट करेगा, दूसरा ये है कि वो किसी भी सिटी में ट्वाइस 2 मरतबा विज़िट नहीं करेगा। मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर देखें, A से लेकर E तक ये 5 सिटीज़ हैं। वो स्टार्ट करता है अगर मिसाल के तौर पर A से, अगला उसका विज़िट होता है B में, B से चले जाता है C में, C में चले जाता है D से चले जाता है E पर, और E से दोबारा आ जाता है वो A के ऊपर। अगर उसका इस तरह विज़िट है ये तो ठीक है, ये उसने एक पूरी साइकिल कंप्लीट की, 5 के 5 सिटीज़ में गया, ठीक है, और किसी भी सिटी को एक से ज़्यादा मरतबा उसने विज़िट नहीं किया। मिसाल के तौर पर वो ऐसे करता है, वो गया A से लेकर B तक, B से C से दोबारा A पर आ गया, A से दोबारा वो D पर गया, D से दोबारा वो E पर आया, E से फिर A पर आ गया। अगर वो ऐसा करता है तो अब उसने साइकिल कंप्लीट की है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भी साइकिल किस तरह कंप्लीट की है वो भी मैं बताता हूँ। एक तो इसने कर लिया 2 मरतबा सिटी A का इस्तेमाल। तो ये जो ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम है उसमें ये चीज़ अलाउड नहीं है कि एक से ज़्यादा मरतबा एक सिटी में ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये साइकिल भी कंप्लीट नहीं हो रही। कैसे नहीं कंप्लीट हो रही? आप गौर करें कि एक्चुअली यहाँ पर वो A से स्टार्ट किया, दोबारा A पर आ गया, और आखिरी सिटी जो थी वो क्या है? आखिरी सिटी उसकी C है, ठीक है, आखिरी सिटी उसकी C है। तो इसमें इस साइकिल में उसने D और E सिटी को विजिट नहीं किया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि वो स्टार्ट करता है A से चलेगा B पर, B से आ गया दोबारा A, वापस आ गया। और जो बाकी 3 सिटीज़ हैं उनका ऐसे है, C पर गया, C से फिर D पर आया, D से फिर आ गया E के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास अगर उसकी ट्रैवलिंग इस तरह है तो ये ट्रैवलिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, सही है। ट्रैवलिंग इस तरह की एक्सेप्टेबल होगी, जिस पॉइंट से स्टार्ट करे उसी पॉइंट पर वापस आना चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि वो हर सिटी से होकर आए और किसी एक सिटी में एक से ज़्यादा मरतबा ट्रैवल ना करे। ज़रूरी नहीं कि पाथ इसी तरह इसी ऑर्डर में लेना है, आप पाथ ऐसे भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो A से C पर गया, C से आगे E पर आ गया, E से आगे वो गया जी B के ऊपर, B से आखिर पर आया D पर, D से वापस ही आ गया A के ऊपर, नो प्रॉब्लम। अब देखें उसने 5 की 5 सिटीज़ को विज़िट किया और आखिरी जो सिटी थी D, और D के बाद फिर लास्टली कहाँ पर दोबारा वापस आया वो A के ऊपर, और किसी भी सिटी को उसने एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर ये इसको नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर भी A लिख दिया, यहाँ पर भी A लिख दिया, तो अब आप समझेंगे जी A मैंने 2 मरतबा लिख दिया, ट्वाइस हो गया। नहीं, वो जो लास्ट A है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस सिटी से स्टार्ट किया उधर ही आ रहा है वो दोबारा, ठीक है, ये मतलब है इसका। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखें कि सेम सिटी टू सेम सिटी ट्रैवलिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो है भी मीनिंगलेस सी बात कि सिटी A में बैठा है और सिटी A में घूम रहा है वो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो ये जो ट्रैवलिंग होगी वो मीनिंगलेस होगी, और इस सूरत में जो कॉस्ट होगी उसे हम लेंगे इन्फिनिटी,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो कोस्ट इतनी ज़्यादा, जैसे रियल नंबर में आप कहते हैं उसमें रियल एनालिसिस में कि इन्फिनिटी इतनी बड़ी कोस्ट है वो उसे पे ही नहीं की जा रही, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी मीन डेट कोस्ट इज़ अनडिफाइंड, ठीक है, हैव अ नो फिजिकल मीनिंग्स, ये मतलब है, वो अनडिफाइंड है। ये नहीं है कि जिस उसमें रियल एनालिसिस में कह रहे हैं इन्फिनिटी आ गई, इतनी बड़ी कोस्ट, इतना बड़ा नंबर आ गया, जैसे हम रियल एनालिसिस में बात करते हैं, वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी कोस्ट का मतलब होगा डेट कोस्ट इज़ अनडिफाइंड, डेट इज़ अ मीनिंगलेस, डेट हैव नो फिजिकल मीनिंग्स, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग सेलमैन्स प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें इस सारी ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम में हमने करना क्या है? वो जो हमारा सेलमैन है उसका मोटिव क्या है, वो क्या करना चाह रहा है? वो ये करना चाह रहा है, वो ऐसा शॉर्टेस्ट रूट, ऐसा रूट मालूम करना चाह रहा है, ठीक है। देखिए ना, ये ए से लेकर ए तक आने के लिए एक पाथ ये है, एक रूट ये है, फिर ए से लेकर ए तक आने के लिए एक पाथ ये है, ठीक है। वो वाला रूट तलाश करना चाह रहा है जिससे कॉस्ट क्या हो, लीस्ट हो। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट रूट, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो क्या है, तमाम सिटीज़ को ट्रैवल करना है, ठीक है, तमाम सिटीज़ में ट्रैवल करना है, बट नो मोर देन वन टाइम, किसी एक से ज़्यादा मरतबा किसी सिटी में आपने ट्वाइसली या थ्राइसली ट्वाइस नहीं ट्रैवल नहीं करना, ठीक है। और पूरी साइकिल भी कंप्लीट करनी है, सही है। ये सारी चीज़ें हैं। अब अगली चीज़ ये है कि ये ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार वही है जिस तरह हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन एंड पर जाकर थोड़ा सा ज़रा इसमें मुश्किल होती है, ठीक है, उसको देखना है अब आपने। तो इसलिए अगर अभी तक आपने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स वाले लेक्चर पहले नहीं देखे तो फिर शायद ये आपको समझ नहीं आएगी, उनको पहले देख लें, फिर उसके बाद ये समझ आ जाएगी, ठीक है। ले जी, असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो पहला स्टेप होता है हमारे पास, वो क्या होता है, आप इस मैट्रिक्स में सबसे पहले रो रिडक्शन मैट्रिक्स मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं? रो रिडक्शन मैट्रिक्स। रो रिडक्शन मैट्रिक्स कैसे मालूम किया जाता है? आप हर रो में देखेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको उस रो के बाकी एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे स्मॉलर नंबर 3 है, तो पहली रो के तमाम नंबर में से आप 3 को माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू फाइंड रो रिडक्शन मैट्रिक्स। तो पहली रो में 3 को माइनस कर दिया, इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी रहेगा, 4 - 3 दिस विल बिकम 1, 7 - 3 दिस विल बिकम 4, 3 - 3 दिस विल बिकम 0, 4 - 3 दिस विल बिकम 1। ठीक होगी बात ये। अब आप सेकंड रो में आए, सेकंड रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फिर 3 है, तो 3 को भी हर जगह पर माइनस कर दें, 4 - 3 ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी, 6 - 3 दिस इज़ 3, 3 - 3 दिस इज़ 0, 4 - 3 दिस इज़ 1। ठीक होगी बात ये। अब आप इसकी तीसरी रो में आए, तीसरी रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, 5 को आप माइनस कर देंगे, यहाँ पर 7 - 5 दिस इज़ 2, 6 - 5 दिस इज़ 1, इन्फिनिटी -1 यानी कि ये इन्फिनिटी रहेगा, 7 - 5 दिस इज़ 2, 5 - 1 दिस इज़ 0। चौथी रो में सबसे स्मॉलर नंबर 3 है, 3 को माइनस करेंगे, 3 - 3 दिस इज़ 0, 3 - 3 दिस इज़ 0, 7 - 3 दिस इज़ 4, इन्फिनिटी -3 दिस इज़ इन्फिनिटी, और 7 - 3 दिस इज़ 4। ठीक है। लास्टली जो आखिरी रो में सबसे स्मॉलर नंबर है 4 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0, आगे फिर 4 है 0, फिर आगे 5 है 1 आ जाएगा, 7 - 4 दिस इज़ 3, और यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक हो गया। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो रिडक्शन मैट्रिक्स। रो रिडक्शन मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी विल फाइंड कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स आप कैसे मालूम करते हैं? हर कॉलम में जो लीस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, आप उसको माइनस करेंगे कॉलम वाइज, ठीक है। और अगर आप जानते हैं कि हर कॉलम में अगर लीस्ट एलिमेंट 0 है तो फिर कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि 0 अगर सबसे छोटा नंबर हुआ तो उसको माइनस करके कॉलम के नंबरों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, आप 0 को हर जगह पर माइनस कर लेंगे, देयर विल बी नो चेंज। यहाँ पर भी 0 है, देयर विल बी नो चेंज। हाँ, यहाँ पर है, यहाँ पर छोटा नंबर 1 है, तो यहाँ पर आप मालूम करेंगे, इसका मतलब कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स मालूम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वी विल फाइंड कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स दैट कैन बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द लीस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम बाय द रिमेनिंग कॉलम ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलम। ओके, तो यहाँ पर अब आप ये सारी चीज़ें लिखनी है आपने। ले जी, यहाँ पर सबसे स्मॉलर नंबर 0 है, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ये आ गया इन्फिनिटी 1 2 0 0। सेकेंड कॉलम में भी सबसे स्मॉलर नंबर 0 है, देयर विल बी नो चेंज हेयर 1 इन्फिनिटी 1 0 0। तीसरे कॉलम में सबसे स्मॉलर नंबर 1 है, 1 को हम माइनस करेंगे 4 माइनस 1, यह आ जाएगा 3 3 माइनस 1, यह आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी 4 माइनस 1 दिस इज 3, और लास्ट में 1 माइनस 1 करेंगे तो डेट इज़ 0। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब इस कॉलम में सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है? 0। तो 0 को माइनस करके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 2 इन्फिनिटी 3। ठीक है, ये शायद लास्ट रो अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो मैं ये लिख देता हूँ ऊपर 0 0 1 3 इन्फिनिटी, अगर लास्ट रो शायद अगर आपको नज़र ना आ रही हो तो। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया? हाँ, यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस नंबर तक। अब इधर आ जाए, इसको लास्ट कॉलम में भी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन है? 0 है। तो 0 को आप माइनस करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज, ये आ जाएगा 1 1 0 4 इन्फिनिटी। तो सिर्फ एक नंबर के कॉलम, एक कॉलम के नंबर चेंज हुए हैं। ले भाई, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, और आल्सो कॉल्ड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एंड इन सम बुक्स इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट मॉडिफाइड मैट्रिक्स। फर्स्ट मॉडिफाइड मैट्रिक्स भी इसे बोलते हैं। अभी तक जितना भी काम चल रहा है वो सारे का सारा असाइनमेंट प्रॉब्लम वाला काम चल रहा है। अब अगली चीज़ आपने देखनी है कि ये जो फर्स्ट मॉडिफाइड मैट्रिक्स है या जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपने मालूम किया है, कहीं ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो नहीं बन गया? वो कैसे मालूम करते हैं? यहाँ पर हमने अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगानी है डैट कवर ऑल जीरोस। तो आगे आप लिखेंगे नेक्स्ट वी ड्रा मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस डैट कवर ऑल जीरोस। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स एक मतलब आपने दोबारा नीचे बनाना है, मैं यहाँ पर नहीं बना रहा, उसके ऊपर आपने लाइनें लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें वो लाइन्स कैसे लगाते हैं। वो लाइन ऐसे लगाते हैं कि आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा ज़ीरो किस रो में है या किस कॉलम में है। सबसे पहले उसको क्रॉस आउट करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो आप देखेंगे इसकी आखिरी रो में 3 0 हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर लगा देता हूँ जिससे ये रो कैंसिल आउट हो गई, तमाम जीरो कैंसिल आउट हो गए, रो नहीं ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह ही फिर आपके पास यहाँ पर देखें इधर भी 2 0 हैं और इधर भी 2 0 हैं, जहाँ पर मर्जी लाइन लगा लें आप। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन लगा कर इसे क्रॉस आउट कर देता हूँ, इससे दोनों 0 क्रॉस आउट हो गए। अब मेरे पास यहाँ पर 2 0 बचते हैं। ठीक है, अच्छा लाइन ऐसे लगानी है कि एक ही लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 0 क्रॉस आउट हो। ये नहीं कि अब एक लाइन इधर लगा दी, एक लाइन इधर लगा दी, 5 की 5 हॉरिजॉन्टल लगा दी, ऐसे नहीं करना आपने लाइन ऐसे लगानी है कि एक लाइन से अगर एक से ज़्यादा 0 कट सकते हैं तो उस लाइन को प्रेफर करना है पहले। तो जैसे कि मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बजाय अगर इधर वर्टिकल लगाऊंगा तो एक ही लाइन में एक ही बारी में 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मैं क्रॉस आउट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास बचा 1 0। ठीक है, और वो 1 0 यहाँ पर है, इसको अब हॉरिजॉन्टल भी काट सकते हैं, वर्टिकल भी काट सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप काट लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको वर्टिकल इस तरह काट लेता हूँ। ठीक है, वैसे दोनों तरीके से हॉरिजॉन्टल भी काट सकते थे और वर्टिकली भी क्रॉस आउट कर सकते थे। तो ये क्रॉस आउट हो गए। अब आगे आपने परफॉर्म करना है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। क्या परफॉर्म करना है? परफॉर्म ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। परफॉर्म ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट क्या होता है? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट ये कहता है कि आपने देखना है कि आपने जो नंबर ऑफ लाइंस ड्रा की हैं वो कितनी हैं। तो आप लिखेंगे हियर द नंबर ऑफ लाइंस डैट कवर ऑल जीरोस। ये लाइनें आपने लिखनी है, उनको हम कैपिटल एन से डिनोट कर लेते हैं। वो नंबर ऑफ लाइन कितनी ड्रा की हैं आपने? दीज आर 4। कितनी है? 4 है। क्या ये नंबर ऑफ लाइंस आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आई हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 5/5 का मैट्रिक्स है। आपकी नंबर ऑफ लाइंस आर लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डैट इज 5। दिस शोज डैट दी फर्स्ट मॉडिफाइड मैट्रिक्स डज नॉट रिप्रेजेंट द ऑप्टिमल सोल्यूशन, और दी ये भी लिख सकते हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन। दिस इंप्लाइज इनिशियल बेसिक feasible solution is not an
ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया जी। अब फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, आगे आप लिखेंगे नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन। हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। फॉर दिस कैसे मूव करेंगे, इस तरह चलकर। फॉर दिस वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, we subtract the smallest uncovered element from the remaining uncovered elements and add this smallest uncovered element at point of intersection। नहीं समझे बात को, देखें ये ऊपर फर्स्ट मॉडिफाइड मैट्रिक्स से जो बाकी नंबर बच गए हैं, कौन कौन से, 1 2 3, इन्फिनिटी को तो छोड़ देना, मतलब ये जो 3/3 बचा है आपके पास, दीज नंबर्स आर कॉल्ड अनकवर्ड एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, अनकवर्ड एलिमेंट्स। नहीं समझ आ रहा, अनकवर्ड एलिमेंट्स। इन अनकवर्ड एलिमेंट्स में जो सबसे स्मॉलर नंबर है वो 1 है। इस 1 को आपने इन तमाम नंबर्स में से, बाकियों में से माइनस कर देना है, ठीक है। और जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है वहाँ पर प्लस कर लेना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 जगह पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन जगहों पर आपने क्या करना है, इस 1 को, जो स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट है, उसको प्लस कर लेना है। तो उससे बनेगा आपका सेकंड मॉडिफाइड मैट्रिक्स या सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। दैट विल बी, वो क्या होगा, दिस विल बी, देखो जी यहाँ पर तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो वैसे कि वैसे रहेगा। सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 1, तो 1 को हर जगह पर माइनस करना है। 1 - 1 0, 3 - 1 2, 1 - 1 0, आगे इन्फिनिटी आ गया। 2 - 1 दिस इज़ 1, 2 - 1 दिस इज़ 1, 1 - 1 दिस इज़ 0, आगे आगे इन्फिनिटी। ये हो गया, ये वो हो गए जो 9 नंबर आपको इन्फिनिटी अनकवर्ड नज़र आ रहे थे, ये वाले। अब जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर ये प्लस करेंगे। अच्छा, और जहाँ और जो नंबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में भी नहीं आ रहे वो जस्ट क्रॉस आउट, वो सेम लिखेंगे। मतलब ये वाले जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 के 12 नंबर एज इट इज़ आएंगे, ठीक है। तो इनको पहले लिख लेते हैं, 0 0 3, फिर आएगा 0 0 0 0 आ गया। इसी तरह 0 0 2 0 0 2, यहाँ पर इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, उसमें कुछ भी ऐड करेंगे देयर विल बी नो चेंज, ये इन्फिनिटी रहेगा। अगला यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 है, 3 में अब आपने 1 को प्लस किया, कितना आंसर आया, 4 आ गया। आगे ये नंबर है, ये क्या थे जी, 1 1 1 0, 1 1 0, ठीक है, ये यहाँ लिखा 1 1 0। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लिखा मैंने 1 में आपने ये अनकवर्ड एलिमेंट, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट 1 ऐड किया, ये आ गया 2 के बराबर, और ये इन्फिनिटी है, ये ऐसे ही रहेगा। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सेकंड मॉडिफाइड मैट्रिक्स या सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब आपने चेक करना है क्या ये सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन गया कि नहीं बना। क्या तरीकाकार है, परफॉर्म ऑप्टिमलिटी टेस्ट। किस तरह परफॉर्म करना है, आप फिर लाइन्स लगाएंगे, ठीक है, लाइन्स लगाएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स दैट कवर ऑल जीरोस। तो तरीकाकार वही है। सबसे ज़्यादा ज़ीरो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा ज़ीरो आ रहे हैं आखिरी रो में, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ही है, हाँ। तो ये एक लाइन ये लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद हाँ यार, एक और काम है। इस लाइन से पहले आप देखें, इस कॉलम में 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं इसको ले जाता हूँ वापस अपनी लाइन को, ठीक है। एक 2 3 4, यहाँ पर 4 जीरो है, ये क्रॉस आउट हो गया। अब आप देखो बाकी ज़ीरो कहाँ पर ज़्यादा हैं, 1 2 3, इसको क्रॉस आउट कर दिया, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद दोबारा ज़ीरो कहाँ पर है, ज़्यादा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास ज़्यादा ज़ीरो कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये रहे आपके पास 2 ज़ीरो, ठीक है। तो इनको इस तरह क्रॉस आउट कर देते हैं हम। अब बचा एक एक ज़ीरो आपके पास, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। इसको चाहे आप हॉरिजॉन्टली काट लें या वर्टिकली काट लें, जिस तरह मर्जी क्रॉस आउट कर दें। चले मैं इसे इसे इस तरह काट लेते हैं, इसे भी इस तरह काट लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइंस गिने कितनी बनती हैं। अब आपकी नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो आगे 5 के बराबर, डेट इज इक्वल टू n। तो ये क्या शो कर रहा है, सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन
अब ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया असाइनमेंट मॉडल के वाले से। अभी ट्रैवलिंग वाला काम नहीं शुरू हुआ, ठीक है। अब आगे हमने असाइनमेंट लिखनी है, क्या करना है, असाइनमेंट शुरू करना है। असाइनमेंट शुरू होगी, ठीक है। अब वो असाइनमेंट कैसे शुरू होनी है वो ज़रा देख रहे हैं। अब मेन काम अब आपका शुरू होने लगा असाइनमेंट वाला, ठीक है। मैं ज़रा इसको पहले मिटाता हूँ, फिर उसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी करेक्शन कर लें कि ये जब मैंने इसको क्रॉस आउट किया था तो इस जगह पर 4 था, तो अनकवर्ड एलिमेंट में जब 1 आपने प्लस करना था तो ये आपके पास बन जाना था 5। अब हमने ऑप्टिमल असाइनमेंट मालूम करनी है। आप ऊपर लिखेंगे असाइनमेंट या ऑप्टिमम असाइनमेंट। तो वो लिखने के बाद वो क्या करते थे, हम करते थे जी रो स्कैनिंग या कॉलम स्कैनिंग। ऐसी है, आपने देखना है कि जिस रो में एक से ज़्यादा ज़ीरो हैं उसको स्किप कर देते थे, जिसमें एक ज़ीरो है सिर्फ उसको हम कंसीडर करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि पहली रो में 2 ज़ीरो हैं, छोड़ देंगे। दूसरी रो में भी 2 ज़ीरो हैं, यहाँ से भी छोड़ देंगे। तीसरी रो में भी 2 ज़ीरो हैं, ये भी छोड़ देंगे। चौथी में भी 2 ज़ीरो हैं, इसको भी छोड़ देंगे। सभी रो में 2-2 ज़ीरो हैं। कॉलम स्कैनिंग करते हैं। पहले कॉलम में आपके पास 3 ज़ीरो हैं, छोड़ दें। यहाँ पर भी 4 ज़ीरो हैं, इसको भी छोड़ दें। यहाँ पर 1 ज़ीरो है, इसको आप कंसीडर करेंगे। और कंसीडर करने के बाद इस रो में ये कॉलम वाइज स्कैनिंग जब करनी है तो कॉलम वाइज स्कैनिंग में जो आपने ज़ीरो बाकी काटने हैं वो रो के काटने हैं। तो इस रो में जितने ज़ीरो हैं इनको आप बाकी क्रॉस आउट कर देंगे। आगे आप चलें तो आपके पास यहाँ पर इस कॉलम में 2 ज़ीरो हैं, यहाँ पर भी एक ज़ीरो है, इसको भी छोड़ देंगे। इसको कंसीडर करेंगे। इसको कंसीडर करेंगे तो इस रो में जितने ज़ीरो होंगे उनको क्रॉस आउट कर देंगे। तो इस रो में जितने ज़ीरो हैं इसको क्रॉस आउट कर दिया, ठीक है। अब इनको क्रॉस आउट करने के बाद आपके पास कॉलम स्कैनिंग तो होगी कंप्लीट। तो अच्छा बेटा, अब यहाँ पर देखें कि आपने रो स्कैनिंग भी कर ली है, कॉलम स्कैनिंग भी कंप्लीट हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि आपके पास पहली रो में भी 2 ज़ीरो हैं, सेकेंड रो में भी 2 ज़ीरो हैं, यहाँ पर भी 2 ज़ीरो हैं। और अगर आप कॉलम वाइज देखें तो पहले कॉलम में भी 2 ज़ीरो हैं, दूसरे कॉलम में भी 2 ज़ीरो हैं, तीसरे कॉलम में भी 2 ज़ीरो हैं। और अभी हमने जो असाइनमेंट की है वो सिर्फ 2 रोज़ में हुई है, यहाँ पर और यहाँ पर। असाइनमेंट का मतलब जहाँ पर हमने ज़ीरो को स्क्वायर किया है। अब फिर ऐसी सूरत में क्या करते थे, ऐसी सूरत में हम ये करते थे कि हम आर्बिट्रेरी किसी एक सेल को चूज़ करते थे और उसको हम असाइन कर देते थे, ठीक है। तो आप रो वाइज या कॉलम वाइज किसी जगह पर भी इसको करना है साइन, इसको कर लें, इसको साइन करना है, इसको साइन कर लें, इसको करना है, इसको जहाँ पर भी आपका दिल चाहता है कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर इस ज़ीरो को असाइन करता हूँ और मैं ऐसे करता हूँ रो वाइज, ठीक है। रो वाइज स्कैनिंग कर रहा हूँ और इसको मैंने चूज़ कर लिया। ये करने के बाद जब रो वाइज स्कैनिंग की है तो आप जानते हैं कि फिर जो ऊपर और इसके नीचे कॉलम में ज़ीरो होंगे उन सबको क्रॉस आउट करना होगा। तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही ज़ीरो है, इसको क्रॉस आउट कर दिया, नीचे तो कुछ आया नहीं है। अच्छा, अब ऐसा करने के बाद आप गौर करें कि आपकी पहली रो में 1 ज़ीरो बच गया है। इसका मतलब यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसको पहली रो में ये ज़ीरो है तो कंसीडर किया, तो इसके नीचे जितने भी नंबर होंगे ज़ीरो को क्रॉस आउट कर देंगे। एक ही ज़ीरो इसको क्रॉस आउट कर दिया, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आप देखें दूसरी रो में फिर 1 ज़ीरो मौजूद है, लेकिन उसको हम स्क्वायर नहीं कर सकते, उसे चूज़ नहीं कर सकते, उसे साइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? दूसरी रो में हमारी असाइनमेंट पूरी हो गई है, ये देखें मैंने ज़ीरो को स्क्वायर कर लिया है, ठीक होगी बात ये। अब फिर इसका मतलब किसको करना पड़ेगा? इसको तो नहीं कर सकते, ये है, ठीक है। इस रो में 1 ज़ीरो है और यहाँ पर हमने अभी तक असाइनमेंट भी मुकम्मल नहीं की, तो यहाँ पर इसको पकड़ेंगे। इसके ऊपर जितने भी ज़ीरो हैं, रो वाइज मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ, रो वाइज। कॉलम वाइज ऐसे कर भी नहीं सकता ना, 2 कॉलम थे इसमें, 2 ज़ीरो थे इस कॉलम में। इसको पकड़ेंगे, इसके ऊपर वाले को क्रॉस आउट कर देंगे, ठीक है। कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं? 5 हैं। 5 असाइनमेंट पूरी हो गई हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ले जी, असाइनमेंट प्रॉब्लम के मुताबिक यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन निकलता है वो आएगा असाइनमेंट सॉल्यूशन। असाइनमेंट सॉल्यूशन इज़, यहाँ पर सिटी ए थी, ए यहाँ ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है। तो पहली जो असाइनमेंट है वो क्या है? ए जो सेलमैन है वो ए से स्टार्ट करेगा, बी की तरफ जाएगा। ये कौन सा सेल है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। ऊपर है सिटी बी और यहाँ पर है ए, तो हम लिखेंगे इस तरह। जो ट्रैवलिंग उसकी बनेगी वो जाएगा ए से बी की तरफ, ठीक है। आगे क्या होगा? फिर आगे आपने देखना है बी से आगे किधर जाता है? बी वाली सिटी यहाँ पर है। अब
बी से वो दोबारा जाएगा यहाँ पर, ये ऊपर सिटी कौन सी है, डी, तो बी से जाएगा आगे डी की तरफ। अब आगे आओ डी की तरफ, तो डी कहाँ पर है, डी, ये सी है, ये डी है, चौथी रो। अब डी से कहाँ पर हमने मार्क किया दोबारा, पहले कॉलम में, पहले कॉलम में ऊपर कौन है, ए। क्या ये जो ट्रैवलिंग है ये उसने पूरी अपनी लेंथ पूरी कर ली है, साइकिल पूरी की है उसने, नहीं की। इसमें देखें आप, ए बी सी भी नहीं है, ई भी नहीं है। इसका मतलब ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन है, ये ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे दिस शोज दैट above solution is not solution of traveling salesman problem. Because the salesman does not complete its overall cycle. ठीक है, he does not go into city C and E. ठीक है, वो उसमें विजिट नहीं करता। अब फिर क्या होगा, बात समझ यहाँ तक आ गई कि नहीं आ गई। देखें जी, यहाँ पर अगर मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के वाले से चलता ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम में तो सिर्फ ये होता है कि आपके पास हर रो में कहीं ना कहीं आपको असाइनमेंट मिली होनी चाहिए थी। पहली रो में यहाँ पर असाइनमेंट है, दूसरी में यहाँ पर है, तीसरी में यहाँ पर, चौथी में यहाँ पर, पांचवी में यहाँ पर। लेकिन ट्रैवलिंग सेलमैन के वाले से ये असाइनमेंट ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देती। ये ट्रैवलिंग, दूसरे अल्फाज में मतलब ये ट्रैवलिंग सेलमैन का सोल्यूशन नहीं है दूसरे अल्फाज में। ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग सेलमैन में मैंने आपको बताया था कि तमाम की तमाम सिटीज़ आनी चाहिए। अब फिर क्या करेंगे अगर ऐसा हो जाए, फिर इस सूरत में होता ये है कि अब आपने असाइनमेंट किस नंबर के वाले से की थी, हमने 0 को असाइन किया था। ठीक है, अब एक नई चीज़ भी आपके लिए सीखने को मिलेगी। जब 0 असाइनमेंट के साथ हमारा काम मुकम्मल ना हो तो फिर नेक्स्ट जो ट्रैवलिंग सेलमैन ये वाला जो टॉपिक है, इसमें हम ये करते हैं कि आपने हमेशा नेक्स्ट 0 से बड़ा अगला नेक्स्ट नंबर जो भी यहाँ पर होगा उसको चूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम नंबर। ठीक है, तो इससे आपके पास देखें इस वक्त जितने भी नंबर इसमें मौजूद हैं उनमें सबसे 0 से आगे अगला नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट, दैट इज़ 1। ठीक है, नाउ वी असाइन 1। अब हमारी असाइनमेंट होगी 1 के हिसाब से। सही है, बात समझ आ रही कि नहीं, आपको थोड़ा गौर से समझना इन चीज़ों को। अब हमने 1 के हिसाब से असाइनमेंट लेनी है। आगे आप लिखेंगे नेक्स्ट वी चूज़ स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 0, दैट इज़ 1 हेयर, एंड वी असाइंड टू 1। ठीक है, हमारी जो असाइनमेंट होगी 1 के विद रिस्पेक्ट होगी। अब क्या करना है, इस टेबल को हम दोबारा ज़रा बनाते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स को इन्फिनिटी 0 2 0 1 0 इन्फिनिटी 1 0 1 1 0 इन्फिनिटी 2 0 0 0 3 इन्फिनिटी 5 0 0 फिर 0 फिर 4 फिर इन्फिनिटी। अच्छा जी, मैं दोबारा देखूँ सही था, 0 नहीं, इन्फिनिटी 0 2 0 1 0 इन्फिनिटी 1 0 1 1 0 इन्फिनिटी 2 0 0 0 3 इन्फिनिटी 5 0 0 4 5 4 इन्फिनिटी। अच्छा, चूँकि हमारा काम 0 को साइन करके नहीं बना, उससे अगला नंबर हमने 1 लेना है। ठीक है, अब करना क्या है, गौर से समझना है इन चीज़ों को। अब ये थोड़ी सी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाली चीज़ होगी यहाँ पर। ठीक है, देखें, अब आपने बिल्कुल जिस तरीके से 0 को हम लेके चलते थे ना, कि रो वाइज या कॉलम वाइज स्कैनिंग करते थे, फिर 0 को तलाश करते थे, फिर हम क्या करते थे, उसके नीचे वाले तमाम 0 को क्रॉस आउट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर 1 के लिए करेंगे। ठीक है, किसके लिए करेंगे, 1 के लिए करेंगे, और सर जस्ट 1 टाइम, एक मरतबा करेंगे। ठीक है, मतलब क्या करना है, आप सबसे पहले मुझे बताएं कि 1 किस किस पोजीशन पर है, कहाँ कहाँ है। एक 1 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर है, एक 1, 4 मरतबा 1 नज़र आ रहा है। ठीक है, आप किसी भी 1 को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी 1 को चूज़ कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप ने 1 चूज़ किया और चूज़ करने के बाद जो ये पाथ बना वो मुकम्मल ना आया। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, वो क्यों हो सकती है, शायद आपने जो 1 चूज़ किया वो ठीक नहीं चूज़ किया, या कहीं से मे बी आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, अब सुने ज़रा, पहले हम 1 को चूज़ करने लगे हैं रो स्कैनिंग के हवाले से।
आप देखें कि आपका वन जो है किस रो में सिर्फ एक वन मौजूद है। मैं यहाँ पर आपको तमाम केसेस बताऊँगा, किसी किस्म का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपको चीज़ों की समझ आएगी। फिर भी ना समझ आए तो ये मेरा जो नंबर आपके सामने आ रहा है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप रो स्कैनिंग करें, किस रो में आपको सिर्फ एक वन नज़र आ रहा है, सबसे टॉप रो पे यहाँ पर वन है, ठीक है। मैं उस वन को कंसीडर करता हूँ। अगर पहले आप सोच रहे होंगे कि इस वन को क्यों नहीं कंसीडर किया, मैं सारे केसेस आपके सामने बताता हूँ, ठीक है। परेशान नहीं होना, बस आप देखते रहें। अगर इस वन को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर अब करना क्या, ज़रा गौर से सुनिएगा। जब हम रो स्कैनिंग करते थे तो रो स्कैनिंग करते वक्त हम क्या करते थे, जीरो को कंसीडर करते थे, और उस अगर रो में करते थे तो उसके नीचे वाले जितने भी जीरो थे उनको क्रॉस आउट कर देते थे, ठीक है। यहाँ पर अब आपने क्या करना, आपने एक ही वक्त में जब वन को कंसीडर किया है तो इसकी रो में और इसके कॉलम में जितने भी वन हैं उन सबको क्रॉस आउट करना है, और इसके साथ साथ जितने ज़ीरो हैं उनको भी क्रॉस आउट कर देना है। उसकी वजह कि पहले असाइनमेंट किस नंबर के वाले से थी, जीरो के, अब किसके नंबर के वाले से है, वन के वाले से। तो जीरो के वाले से भी चूँकि हो चुकी है तो जीरो को भी बीच में उड़ा देना है, ठीक है। तो ये इसके नीचे वन है, इसको भी क्रॉस आउट कर देंगे, इसके नीचे जीरो है, इसको भी क्रॉस आउट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी जीरो है, इसको भी क्रॉस आउट कर देंगे, इसको भी जीरो को क्रॉस आउट कर देंगे। कर दिए क्रॉस आउट, आप ठीक हो गया। अब अगली असाइनमेंट तमाम की तो हम जीरो के वाले से होंगी, और वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होंगी, रो वाइज कॉलम वाइज, बस एक साइड पर आप क्रॉस आउट करेंगे बस। लो जी आगे चलते हैं। अब आप गौर करें कि सेकंड रो में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। थर्ड रो में कितने जीरो, 1 जीरो है। इसको कंसीडर कर लें, इसको कंसीडर करें, उसके जितने नीचे जीरो हैं उन सबको क्रॉस आउट कर दें, ये और ये, ऊपर कोई भी नहीं है, ख़त्म हो गया। अब आप गौर करें कि अगली किस रो में ज़ीरो है, 1 जीरो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर नीचे जितने जीरो हैं उनको क्रॉस आउट कर देंगे, ये क्रॉस आउट कर दिया, ये भी क्रॉस आउट कर दिया। अब आपके पास जीरो किस रो में है, किस कॉलम में है। आप गौर करें कि ये रो है ऊपर वाली, इस रो में 1 जीरो है, इसको कंसीडर कर लेंगे। इसके ऊपर नीचे जितने जीरो हैं कोई भी नहीं है, बस ठीक हो गया। अब आपके पास सिर्फ एक रो बची, ठीक है। इसमें यहाँ पर जीरो है, इसको कंसीडर कर लेंगे। ऊपर जितने भी जीरो हैं कोई जीरो नहीं है, क्रॉस आउट कर देंगे, ख़त्म हो गया। 5 बाई 5 का मैट्रिक्स है और 5 जगह पर असाइनमेंट आपने दे दी है। एक यहाँ पर भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी, ठीक हो गया। अब सुने पाथ आपका कैसा बना है। यहाँ पर ये सिटी कौन सी है, ए है। ए किधर जा रहा है, आखिरी नंबर ऊपर कौन है, ई है। ABCDE, ठीक है। इसी तरह ABCDE, तो ए गया पहले ई की तरफ, फिर आगे सुनो ई किधर है। अब रो वाइज आ जाओ, इधर ई है। अब ई से वो किधर जाएगा, ये इधर आ रहा है। ये ऊपर कॉलम कौन सा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ABCDE, यहाँ पर भी लिखते हैं ABCDE। पहले यहाँ पर पहली रो में आपको असाइनमेंट मिली, ए गया ई की तरफ, आगे फिर ई से किधर गया, इस नंबर पर आया, इस जगह पर कौन है ऊपर कॉलम, सी। ई से गया सी की तरफ वो, आगे अब सी में आओ इधर रो वाइज, ठीक है। अब वो किधर गया, बी की तरफ, सी से आ गया बी की तरफ, ठीक है। ये सी से गया बी की तरफ। अब बी में आ जाओ, बी में किधर गया वो, डी की तरफ। अब डी से किधर गया है वो, ये डी है, बिल्कुल ऊपर है, कौन है, ए है, दोबारा ए पर आ गया। Hence, the above solution is an optimal solution, or this traveling path shows the least cost route. Hence, the above route of the salesman shows least cost route, and the least cost is आप देख लें पूरी की पूरी सिटीज़ भी ट्रैवल हो गई हैं, कोई सिटी भी आपस में दोबारा रिपीट नहीं हुई। मैंने पहले भी बताया था, ये ए का यहाँ पर भी ये होना, यहाँ पर भी ये होना, ये जस्ट शो कर रहा है कि ये आपके सोल्यूशन को सही शो कर रहा है कि भाई जहाँ से शुरू हुआ था एंड वहाँ पर ही आके हुआ, बीच में कहीं नहीं आया दोबारा, ठीक है। अच्छा, लीस्ट कॉस्ट इज, अब लीस्ट कॉस्ट कैसे है, ये मैंने घंटे से बताया नहीं, सिर्फ इसलिए इसको बचा के रखा हुआ है। पहले ए से ई की तरफ गया, ए से ई की तरफ आने का कितनी कॉस्ट है, ये ए है ये ई है, कितनी कॉस्ट है, 4 रुपये प्लस। आगे ई से सी की तरफ गया, ये ई है, यहाँ से सी की तरफ आया, कितनी कॉस्ट है, 5 रुपये। आगे सी से बी की तरफ गया, ये आपका सी है, यहाँ पर आपका बी है, कितनी कॉस्ट है, 6 रुपीज़। फिर आगे बी से डी की तरफ गया, बी से डी की तरफ गया, कितनी कॉस्ट है, 3 रुपये। और फिर डी से ए की तरफ आया, डी से की तरफ कितनी कॉस्ट है, 3 रुपये। कितने कैसे बनते हैं ये,
4/9 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21 ₹21, 21 रुपये लीस्ट कॉस्ट आपकी ये बनती है। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं आएगी? अच्छा, अब मैं आपकी तसल्ली के लिए, बात शुरू हुई थी यहाँ से कि मैंने ये वाला वन ही क्यों चूज़ किया, दूसरा वन क्यों नहीं चूज़ कर सकते। चलें, आपकी मर्ज़ी के लिए मैं एक मरतबा, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं अगर वो वाला वन लेके चलता हूँ फिर क्या बात बनती है। इसको पहले मिटा लेते हैं। लें जी, मैट्रिक्स दोबारा बनाना पड़ेगा। इन्फिनिटी 0 2 0 1 0 इन्फिनिटी 1 0 1 1 0 इन्फिनिटी 2 0 0 0 3 इन्फिनिटी 5 0 0 0 4 इन्फिनिटी। अच्छा जी, आपने वन कंसीडर करना है और वन है 4 जगहों पर, लेकिन कंसीडर उनको इसको रूल्स के तहत करना है, ऐसे ही नहीं बिला वजह नहीं करना। रूल क्या है? रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग से करना है। पहली रो में चूँकि एक वन था, मैंने कंसीडर किया, वो बनता है उसका। दूसरी रो में है ही 2 वन, मैं कंसीडर कर ही नहीं सकता इन दोनों को। तीसरी रो में यहाँ पर एक वन बैठा हुआ, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ, कर लें, चलें कंसीडर इसको। हाँ, अगर कॉलम वाइज चलें तो कॉलम वाइज भी यहाँ पर एक वन है, मैं कर सकता हूँ कंसीडर। यहाँ पर भी कॉलम वाइज एक वन है, इसको भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अब आप कहते हैं, चलें आप, मैं सोच रहा हूँ कि आप शायद चलें जिसको कह रहे हैं या इसको, जिसको मर्जी ले लें यार, इसको कर लेते हैं हम। अगर कॉलम वाइज करते हैं तो ये मेरा वन बनता है, इस कॉलम में सिर्फ एक ही वन बैठा हुआ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैंने बताया कि जब यहाँ पर वन की बारी आएगी तो आप रो वाइज कॉलम वाइज जितने भी 0 या 1 होंगे सबको क्रॉस आउट कर देंगे। यहाँ पर वन को पकड़ा, इधर ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 1 क्रॉस आउट हो गया। ठीक है, इसके नीचे जितने 0 थे, एक ये 0 बैठा, इसको भी क्रॉस आउट कर दिया। अब अगली असाइनमेंट नॉर्मल होगी सिर्फ 0 के वाले से। ठीक है, पहली रो में कितने 0 हैं? 2 0, मैं कुछ नहीं कर सकता, इनको नहीं ले सकता। दूसरी रो में कितने 0 हैं? 2 0 हैं, नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, मैं देख लूँ सही काटा है ना भाई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, अच्छा, तीसरी रो में 2 0 हैं, नहीं कर सकते। चौथी रो में 2 0 नहीं कर सकते। ठीक है, पहले कॉलम में 2 0 नहीं कर सकते, यहाँ पर भी 4 0 नहीं कर सकते, यहाँ पर भी आपके पास वो है अपना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक 0 है, ये इसको कंसीडर किया। ये कॉलम स्कैनिंग चल रही है तो रो वाइज आप क्रॉस आउट कर दोगे। इस रो में एक 0, ये क्रॉस आउट हो गया। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब 5वें कॉलम में आखिरी में एक 0 है, इसको पकड़ लिया। ठीक है, और इस रो में जितने 0 हैं उनको क्रॉस आउट कर दिया, ये क्रॉस आउट कर दिया क्रॉस आउट। अच्छा जी, अब क्या हुआ? अब आपके पास रो जो वो है अपना, क्या उसे कहते हैं यार, रो वाइज कॉलम वाइज कोई भी 0 नहीं बचा आपको। रो स्कैनिंग भी कर ली मैंने और कॉलम स्कैनिंग भी कर ली आपके। ठीक है, अच्छा, अब देखें क्या सिचुएशन क्या बन गई है। सिचुएशन ये बन गई है कि आपके पास इस रो में भी 2 0 हैं और इस कॉलम में भी 2 0 हैं, जो शुरू में हो गया था काम हमारे पास। ठीक है, अब आपकी मर्जी है। यहाँ पर भला क्या होता है ऐसी सिचुएशन में आ गए, आप चाहें तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी 0 को कंसीडर कर लें। ठीक है, आप चाहें तो दोबारा 1 को भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 1 को असाइन नहीं करेंगे बेटा। 1 जो है वो तीसरी रो में, और तीसरी रो में ऑलरेडी हम असाइनमेंट दे चुके हैं, तो यहाँ पर 1 को नहीं हम असाइन कर सकते। असाइनमेंट में जब आपके पास ये इस रो में 2 0 बच गए हैं, ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप 0 को अगर साइन करना चाहते हैं तो आर्बिट्रेरी साइन कर लें। चले इस तरह ही कर लेते हैं। मैं अगर आर्बिट्रेरी इस 0 को साइन करता हूँ, इस 0 को, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पर इसके, ये मैंने अगर किया है रो वाइज, तो रो वाइज किया है तो इसके नीचे वाला ये 0 क्रॉस आउट हो जाएगा। आगे फिर इस रो में असाइनमेंट मुकम्मल होगी, यही एक रो रह गई है, यहाँ पर इसको कंसीडर करते हैं तो इस रो वाइज, तो ये वाला ऊपर वाला 0 हो जाएगा। समझ आ गई? 5 की 5 असाइनमेंट आपके पास आ गई हैं। ये ए से लेकर डी की तरफ गया। ठीक है, ये आगे डी कहाँ तक किधर जा रहा है? डी आया जी इधर, ये डी है, डी किधर आ गया? ए की तरफ आ गया। इस तरह जो असाइनमेंट हुई है मुकम्मल नहीं हुई, ये गलत हो गया। ठीक है, चेक करें, ए से डी, डी से दोबारा क्या आ गए आप?
ये आपने ठीक नहीं किया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब गलत हुआ ना, यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। आपने इनमें से आर्बिट्रेरी चूज़ किया ना ज़ीरो को, आप ये वाला ज़ीरो चेक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि आप इस तरीके से जब असाइनमेंट चूज़ करते हैं 1 या 0 की सिलेक्शन करते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो आपकी गलती नहीं भी होगी, वो ये जो असाइनमेंट मॉडल दिया था इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आई होप कि अगर आप इस 1 को कंसीडर करेंगे तो फिर आपके पास दोबारा एक फिर पाथ निकलेगा। मैंने किया हुआ, चलो मैं देखकर चीज़ को जल्दी जल्दी वाइंड अप करता हूँ। मेरा ख्याल है मैंने हाँ ये वाला 1 कंसीडर किया था। हाँ ये वाला जो केस है ना, यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी आया है, यहाँ पर मैंने इस 1 को कंसीडर किया है दोबारा, ठीक है, और उसके बाकी तमाम 0 क्रॉस आउट कर दिए हैं। फिर अगर आप इसको आर्बिट्रेरी इन दोनों की जगह इसको कंसीडर करेंगे तो आप देखेंगे दोबारा जो सोल्यूशन आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा, सही है। तो इसमें आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए कि किस 1 को चूज़ करना है। आप इसको पॉसिबिलिटी जैसे मैंने पहली मरतबा किया तो ठीक हो गया, एक से ज़्यादा पाथ भी आ सकते हैं। सेकंड एक पाथ बनेगा, आप उसको चेक करके देखिएगा, उससे बिल्कुल सेम सोल्यूशन निकलता है। ये वाला पाथ है, चेक करें ज़रा, ए से डी, डी से बी की तरफ आ जाएं, बी से सी की तरफ आ जाएं, सी से ई की तरफ आ जाएं, दोबारा ए की तरफ आ जाएं। आप ये देखें ये वाला पाथ उससे मुख्तलिफ है, ठीक है। इसमें असाइनमेंट कैसे देनी है आप गौर कर लें। पहली रो में जाएंगे डी, चौथे कॉलम में जाकर साइन करना आपने, चौथे कॉलम में जाके आपको साइन करेंगे, ठीक है। फिर आपने ये सेकंड मतलब इधर डी में आना है और इसको चूज़ कर लेना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये मेरे पास सोल्यूशन है, शायद आपको ये छोटा मोटा अगर नज़र आ रहा हो तो इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये कॉस्ट रखें, इनकी कॉस्ट करके भी देख लें तो कॉस्ट इसकी 21 ही बनेगी। ए से डी पर कितने पैसे निकलते हैं? ए से डी पर आप आएँ तो 3 रुपये हैं। डी से बी की तरफ चले जाएं, डी से बी की तरफ आएंगे तो दोबारा 3 रुपये हैं। फिर बी से सी की तरफ आ जाएं, बी से सी की तरफ आएंगे तो दोबारा कितने हैं? 6 है। और सी से ई की तरफ आएँ तो कितने बनते हैं? सी से ई की तरफ आएँ तो 5 है, और ई से ए की तरफ आएँ तो 4 है। तो भाई ये 21 ही बनने हैं। असल में वजह क्या है, आप देखें ये नंबर वही हैं, बस आगे पीछे ही हुए हैं, और क्या हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो ऑप्टिमम कॉस्ट होगी वो हमेशा 21 ही रहेगी, ठीक है। बस ये होगा कि पाथ थोड़ा सा चेंज हो सकता है, सही। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बाकी नंबर आपको मैंने दे दिया है, ना समझ आए तो आप मुझे बी फ्रैंकली नो प्रॉब्लम आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर नेटवर्किंग प्रॉब्लम जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑपरेशन सच, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।